गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम करंट अफेयर 29 मई की क्लास की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल का रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन से ही चीज़ें याद रहती है, तो पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए। भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक जोरावर मुख्य रूप से क्या है? जोरावर का नाम लिया गया था, क्या है? स्वदेशी लाइट टैंक है। जोरावर क्या है? स्वदेशी लाइट टैंक। जोरावर बहुत इंपॉर्टेंट है। जोरावर के बारे में क्या जान गए थे हम लोग कल कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ मतलब क्या? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया डेवलप किया गया है। और -30 डिग्री की ठंड या और जितनी ज़्यादा गर्मी, जैसे राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया है, तो गर्मी में भी परीक्षण हुआ, लद्दाख ले में भी इसका परीक्षण हो चुका है। और क्या है? 25 टन वजनी है, मतलब सबसे कम वजन का है, जिसको आसानी से एयरलिफ्ट करके कहीं भी उतारा जा सकता है। इससे दुश्मनों के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। हल्का और घातक है, अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ है। ये जोरावर के बारे में। हाल ही में कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार मिला? कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार? 12 पुरस्कारों को। 10 कहाँ है? लोकसभा से, 2 राज्यसभा से। तो 12 लोकसभा, राज्यसभा से सांसद पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार की घोषणा शुरुआत किसने की थी? एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के उस समय के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इस योजना की शुरुआत की थी। सांसद के प्रदर्शन और डेटा के आधार पर प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा इसको जारी कौन करता है? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन जारी करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन है, जिनका कार्यकाल को केंद्र सरकार ने 2027 तक बढ़ाया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कौन है? तो अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की आप लोग बताइएगा कमेंट में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? इसका कार्यकाल 31 जुलाई 2007 तक पढ़ा गया। एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो एन राजम किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। एन राजम किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। अब तक कितने को मिला है? 131 को। इसमें देखिए, इसमें आप लोग याद रखिए, 131 को मिला क्या? पद्म पुरस्कार मिला 131 लोगों को। तो पद्म पुरस्कार में क्या क्या शामिल रहता है? पद्म श्री शामिल रहता है, फिर पद्म भूषण शामिल रहता है, फिर पद्म विभूषण शामिल रहता है। तो 5 क्या हो गए? पद्म विभूषण हो गए। फिर 13 क्या हो गए? 13 पद्म भूषण हो गए। और जो बाकी जो बचा वो क्या हो गए? पद्म श्री से सम्मानित हो गए। तो 5 जो पद्म विभूषण है उसका नाम आप लोगों को बताया गया था। धर्मेंद्र सिंह देवल थे, कला से बिलोंग करते थे। केटी थॉमस थे, सार्वजनिक मामले से बिलोंग करते थे। एन राजम जो कला से हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और पी नारायणन साहित्य और शिक्षा से बिलोंग करते हैं। और बी एस अच्युतानंद कौन है? सार्वजनिक मामले के थे। हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक कौन बने? भारत के सबसे तेज धावक गुरिंदर वीर सिंह बने। इन्होंने जो पुराना रिकॉर्ड था 10.10 सेकंड 100 मीटर का, उसको तोड़ के कितना बनाया? 10.09 सेकंड में चुनौती को पूरा किया और पहले धावक बन गए। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? रांची के बिरसा मुंडा नेशनल पार्क में हुआ था। हाल ही में 400 मीटर रेस 44.98 में पूरी करके मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? विशाल टीके ने तोड़ा है। विशाल टीके ने मिल्खा सिंह का क्या करा है? रिकॉर्ड तोड़ा है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? सूर्यास्त्र नाम है। सूर्यास्त्र नाम है। और सूर्यास्त्र के बारे में आपको कल मैंने क्या बताया था कि इसकी ये कौन सा रॉकेट यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है? इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? एकल लॉन्चिंग सिस्टम है। इसका विकास कहाँ हुआ है? मेड इन इंडिया है, स्वदेशी भारत में विकसित हुआ है। और कहाँ से? शिरडी से हुआ है। शिरडी को महाराष्ट्र के शिरडी से इसका लोकार्पण किया गया है। इसका टेस्टिंग कहाँ हुआ था? उड़ीसा के चांदीपुर से। टेस्टिंग कहाँ हुआ? चांदीपुर से, लेकिन महाराष्ट्र के शिरडी में भारतीय सेना को समर्पित किया गया है। और इसको कौन बनाया? इसको सूर्यास्त्र को कौन बनाया? निजी रक्षा कंपनी नाइव लिमिटेड ने बनाया है। ये नाम याद रखिएगा, नाइव लिमिटेड ने बनाया है। नाइव लिमिटेड ने इसको बनाया है। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत, याद रखना, मिशन वंदे मातरम के तहत किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो एवरेस्ट चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। किसने की है? और मिशन पहली बॉर्डर सिक्योरिटी की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने एवरेस्ट की चढ़ाई की। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी आपको बताए थे? ये पहला पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत किसको बताया गया? माउंट एवरेस्ट थे पहला नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या था? केटू था। तीसरे नंबर पे था क्या? कंचनजंगा था। आपको सब मैंने कल डिटेल से बताया है। चौथे नंबर पे लोत्से था और 5वें नंबर पे मकालू था। 5वें नंबर पे कौन था? मकालू था। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट के पहला तो तिब्बत सीमा पे लगता है, तो 8000। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86, कहीं कहीं 88 रहता है। सबसे पहले किसने इस पे चढ़ाई की थी? तेंजिंग नॉर्गे और हिडवेंड हिलेरी ने। राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा की याचिका समिति का नियुक्त किया गया राघव चड्ढा। पहले ये आपके सांसद थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसका समिति का काम क्या होता है? नागरिकों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं की जांच, विचार और सिफारिश के लिए ये समिति बनाई गई है। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के कौन से कोच बन गए हैं? तब दूसरे। पहले कौन से बने थे फुटबॉलर? पहले बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अर्जेंटीना के कौन हो गए? लियोनेल मेसी हो गए। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हो गए। और पहले नंबर पे क्रिस्टियानो। अर्जेंटीना में कौन? अर्जेंटीना जब पढ़ रहे हैं तो सिमोन लीवर का नाम याद रखिएगा, जिसने साउथ लैटिन कंट्री को आज़ाद कराया। सिमोन लीवर, इसी के नाम पे सिमोन लीवर एक आदमी था। जैसे महात्मा गांधी हैं वैसे ही सारे। अब आगे हम आज की क्लास 29 मई को जारी रखेंगे। आप लोग आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप जानते हैं कि किस जून को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होगा। तो इसका पूछ रहा है थीम क्या है? जो आयोजन किया जाएगा, तो कोई भी चीज़ आयोजन होता है उसका थीम होता है, मोटो होता है। तो उसका थीम क्या है? थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इसका थीम इंपॉर्टेंट है। कहाँ आयोजन किया जाएगा? कोलकाता में। कब आयोजन किया जाता है? हर एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर एक पूरे विश्व में 21 जून को आयोजन किया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग इसको पहले भारत सरकार के आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा घोषणा किया गया। कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। थीम बता दिया गया है। थीम किस पे आधारित है? वृद्ध जनसंख्या के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। योग न केवल व्यक्ति की स्वास्थ्य के लिए जरूरी बल्कि सामाजिक कल्याण और समग्र विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और योग महोत्सव तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कितने दिनों की 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हुई? कोलकाता में आयोजित होगा। देखिए सब योग कर रहे हैं। ये विक्टोरिया पैलेस है कोलकाता का।
केंद्रीय आयुष मंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक और स्वस्थ उत्सव के रूप में विकसित हुआ। केंद्रीय आयुष मंत्री ने एक नए प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया। योग 365 अभियान के तहत हेविल्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत क्या होगा, प्रतिदिन निःशुल्क ऑनलाइन योग सत्र प्रदान किए जाएंगे। यात्रा संबंधी तनाव कम करने के लिए, रक्त संचार, ब्लड प्रेशर सुधारने और मानसिक शांति बढ़ाने के लिए 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल बनाया गया है। जो हवाई यात्रा है उनके लिए हवाई यात्रा के लिए 5 मिनट का योग करना। योग 365 अभियान हो गया। डिजिटल फाइल हो गया। डिजिटल फाइल में एआई आधारित उपकरण, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण है, एडवांस्ड बाई ब्रेक कोर्स के माध्यम से योग को क्या बनाना है, अधिक सुलभ बनाना। व्यापक सहभागिता, योग गुरुओं और विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और पेशेवरों और लगभग 1500 प्रतिभागियों की क्या है, भागीदारी है। प्रविष्टि तिथि क्या है, 13 मार्च 2000। योग अपनाएं, स्वस्थ और खुशहाल जीवन पाएं। हाल ही में चर्चा में रहे, अब दूसरे क्वेश्चन पे बोलेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे VLS, आप लोग आयुष मंत्री बताइएगा, पिछले क्वेश्चन में बताए ना, तभी आयुष मंत्री कौन है इसको कमेंट में लिखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे VLSRSM मिसाइल प्रणाली किस प्रकार की मारक क्षमता रखती है, VLSRSM। अब यहाँ से VL से क्या हो गया, वेरी लॉन्ग, मतलब लंबी दूरी का है। SRSM मतलब वेरी लॉन्ग सरफेस टू सरफेस एंटी शिप मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस एंटी शिप मिसाइल है, मतलब सतह से सतह में मार करेगा, मतलब जमीन से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। इसको विकसित किसके द्वारा किया गया, याद रखिएगा। VL से वेरी लॉन्ग हो गया, और SR से शॉर्ट रेंज हो गया, SAM से क्या हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एयर मिसाइल, हाँ सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। अब क्या है, लंबी दूरी का सरफेस टू एयर होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया, और इसको विकसित किया गया DRDO के द्वारा। अब DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान, रिसर्च का मतलब क्या हो गया, अनुसंधान एवं विकास संगठन, एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका भी हेड कौन है, समीर बी कामत, समीर बी कामत। ठीक, अब हम लोग क्या बोलते हैं, या क्या है, दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल अन्य हवाई खतरों को बहुत लंबी दूरी से भेजने में सक्षम है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये तो बताया ही। उसका लंबी दूरी 300 से 400 किलोमीटर है, उससे अधिक तक हवाई खतरों को अधिक नष्ट करने में सक्षम है। यह मिसाइल कौन सेना, तीनों सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की क्षमताओं को काफी मजबूत करेगा और विभिन्न ऊंचाइयों पर लक्ष्यों को भेजने में सक्षम बनाएगा। DRDO द्वारा विकसित किया गया, सब कुछ बना दिए। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य इसका लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल अन्य हवाई खतरे को रोकना है। विकसित कौन करता है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया सरफेस टू एयर। अब इसके बारे में है कि इसका परीक्षण कहाँ किया गया था, तो परीक्षण किया गया था एकीकृत इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, ITR इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। एकीकृत परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब क्या है, इसे भारतीय सेना के युद्धपोतों से आगे जाने के लिए विकसित किया गया। आप लोग पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर से, समुद्र में उड़ने वाली मिसाइल है, अन्य हवाई खतरे को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। 1 जनवरी का गठन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सब कुछ हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि। इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा की थी। वर्ल्ड प्लास्टिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि का प्राथमिक लक्ष्य, जो मेन लक्ष्य है, किस वर्ष तक प्लास्टिक प्रदूषण को पूरी तरह समाप्त करना है, 2040 तक पूरी तरह प्लास्टिक को क्या करना है, समाप्त करना है। तो अब इसमें हम कुछ पढ़े थे, क्या पढ़े थे इसमें, हम क्या पढ़े थे कि 2070 तक क्या करना है, जीरो कार्बन इमिशन राष्ट्र बनाना है। जीरो कार्बन इमिशन राष्ट्र भारत को बनाना है 2070 तक। 2025 तक क्या करना है, फाइलेरिया मुक्त बनाना है। 2025 तक फाइलेरिया, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, मोटा पाँव हो जाता है, उसको मुक्त करना है भारत को। और 2025 तक क्या था, टीबी मुक्त करना है, जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है उसको मुक्त करना है। 2025 तक टीबी, 2025 तक फाइलेरिया, 2070 तक जीरो कार्बन, और 2030 तक क्या करना है, मलेरिया को मुक्त करना। जो मलेरिया जो मच्छर के काटने से होती है उसको भी मुक्त करना है। तो ये हो गया इंडिया का इंपॉर्टेंट लक्ष्य, जो कि आगे आने वाले सालों में इसको पूरा करना है। अब हम लोग वैश्विक प्लास्टिक संधि के बारे में जानते हैं। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी क्या होता है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी यही बताएं कि 2040 तक निर्धारित किया गया है। यह क्या है, वैश्विक है, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर कानून बनाया जाएगा। कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि होगी, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र को संबोधित करना है और पर्यावरण, विशेष रूप से महासागर में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। प्लास्टिक प्रदूषण क्या है, एक वैश्विक चुनौती है। 2040 उच्च महत्वाकांक्षा गठन हाई एम्बिशन कोलिशन के सदस्य ने 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। यूनाइटेड राष्ट्र के तत्वाधान में 170 से अधिक देश एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अब प्रस्ताव कब लाया गया था, 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा लाया गया था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एसोसिएशन के द्वारा ये क्या गया था, प्रस्ताव को लाया गया था। कौन प्रस्ताव को लाया गया था, जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसको लाया गया था। इससे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, जलीय जीवन को क्या होता है, खतरा होता है, मानव स्वास्थ्य पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो प्लास्टिक प्रदूषण से क्या होता है, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जलवायु परिवर्तन को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो 4 कारण है जिससे इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की यूनाइटेड नेशंस ने घोषणा की है। अब अगले क्वेश्चन में, हाल ही में इसरो द्वारा, इसरो क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी DRDO के बारे में पढ़े थे, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, समीर बी कामत थे। इसका हेडक्वार्टर था नई दिल्ली में। इसरो द्वारा प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह सैटेलाइट किस स्वदेशी प्रणाली का हिस्सा है, स्वदेशी प्रणाली कौन सी, नाविक का हिस्सा। तो नाविक किसको बोलते हैं, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन का हिस्सा। यान से नेविगेशन हो गया। उस नाविक क्या होता है, नाविक भारत का स्वदेशी नेविक, जैसे GPS जो यूज करते हैं तो अमेरिका का है, उसी तरह नाविक जो है इंडिया का है। तो नाविक क्या है, भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है, उसको नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन का हिस्सा। नाविक क्या करेगा, भारत का क्या है, क्षेत्रीय उपग्रह है, भारत का क्षेत्रीय उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है, जिसे भारतीय क्षेत्र और उसके आसपास सटीक स्थान व समय संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। NVS-02 उपग्रह नई पीढ़ी के नाविक उपग्रहों में शामिल है, जिसे बेहतर नेविगेशन क्षमता, अधिक सटीकता और लंबी सेवा अवधि के लिए डिजाइन किया गया। इस प्रणाली का उपयोग कहाँ होता है, रक्षा में होता है, आपदा प्रबंधन में होता है, समुद्री नेविगेशन में होता है, वाहन ट्रैकिंग और मोबाइल सेवा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है।
अब मुख्य विशेषता क्या क्या है? सटीक स्थान निर्धारण है, समय की सटीक जानकारी मिलती है, विश्वसनीय और सुरक्षित सेवाएं हैं। तो ये क्या है? रक्षा के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, समुद्री नेविगेशन के लिए, वाहन ट्रैकिंग के लिए और मोबाइल सेवाएं के लिए। इसका वजन कितना होता है? 2250 केजी होता है। विद्युत क्षमता क्या है? 3 किलोवाट। ये क्या है? परमाणु घड़ी। सटीक समय पालन के लिए एक सटीक रुबिडियम परमाणु आवृत्ति मानक से सुसज्जित है। जीवन काल क्या है? 12 वर्षों के लिए इसको डिजाइन किया गया। अब वही है, ये इसके बारे में बताया गया है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के बारे में। यह इसरो द्वारा विकसित एक प्रक्षेपण यान है जिसे उपग्रहों के भूतल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया, जिसके उपग्रह पृथ्वी एक निश्चित बिंदु के ऊपर स्थिर दिखाई देते हैं। इसका मुख्य उपयोग क्या है? संचार या मौसम निगरानी उपग्रह है जो जीएसएलवी हैं। अब एनवीएस-2 के बारे में क्या क्या बताया गया था कि पुराने उपग्रहों को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा और नेविगेशन सटीक देगा, जिससे किसी की मदद मिलेगी? कृषि में मदद मिलेगी, आपातकालीन सेवाओं में मदद मिलेगी और डेटा प्रबंधन जैसे नाविक सेवाओं को बढ़ाना है। बेड़ा प्रबंधन, बेड़ा जैसे समुद्री सुरक्षा, समुद्र में जो मेरिट हैंड सिक्योरिटी है वो भी बढ़ेगा। और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी पढ़ाए थे कल। किसको लॉन्च किया गया इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट करने के लिए? उसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। 7 उपग्रह हैं इसमें, ठीक ना? नाभिक में पूछेगा कितने उपग्रह हैं? 7 उपग्रह हैं। 3 भू स्थित कक्षा और 4 झुकी हुई भूतलीय कक्षा में स्थित हैं। सभी नागरिक इसका उपयोग करेंगे। प्रतिबंधित सेवा के अधिकृत उपयोगिताओं के लिए एन्क्रिप्टेड सेवा रक्षा अनुप्रयोग भी शामिल है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति एनडीजीएफपी, नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? माईटी, MEITY। तो यहाँ से क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जारी किया जाता है। ये क्या है? राष्ट्रीय गवर्नेंस डेटा फ्रेमवर्क नीति एनडीएफजीपी है। माईटी का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में डेटा के प्रभावी, सुरक्षित, जिम्मेदार और पारदर्शी उपयोग के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। यह नीति क्या है? डेटा के संग्रहण, साझाकरण, उपयोग और संरक्षण और निपटान के लिए मानक और प्रक्रियाओं को क्या करता है? निर्धारित करता है। अब हम लोग एनडीजीएफपी के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी। तो ये क्या है? एनडीजीएफपी सरकारी डेटा संग्रह को क्या बनाएगा? आधुनिक बनाएगा। डेटा आधारित अनुसंधान को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को क्या करेगा? मजबूत करेगा। इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस IDMO के तहत एक नया निकाय है की स्थापना का प्रस्ताव है जो सभी मंत्रालय में डेटा प्रबंधन और सुरक्षा मानकों को क्या करेगा? मानकीकृत करेगा। माईटी का पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह भारत सरकार का वह मंत्रालय जो डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT उद्योग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल इंडिया मिशन जैसे क्षेत्रों को संभालता है। एनडीएफजीपी से होने वाले प्रमुख लाभ क्या हैं? सरकारी डेटा की गुणवत्ता होगी, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बढ़ावा मिलेगा और डेटा आधारित AI इकोसिस्टम और डिजिटल भारत मिशन को मजबूत देगा। बेहतर नीति निर्माण और उच्च सेवा वितरण को देगा। IDMO की भूमिका और महत्व। IDMO की क्या भूमिका है? सुरक्षा को बढ़ावा देगा, आदान प्रदान करेगा, डेटा प्रबंधन करेगा, मानकीकरण करेगा। कि अब अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। किस देश में भारतीय मूल की माँ बेटी जोड़ी परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर का चुनाव जीता? ये तुषार हैं और ये परवीन रानी है, उनके बेटे हो गए। यहाँ गलत लिखा है, तुषार हो गया परवीन रानी। ये कहाँ? ब्रिटेन में क्या किया है? भारतीय मूल की माँ बेटी की जोड़ी परवीन रानी और तुषार ने ब्रिटेन में अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों के मेयर पद का चुनाव क्या है? जीत गए हैं। क्या इतिहास रहा? प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए गर्व की बात है, या प्रवासी भारतीय समूह के लिए गर्व की बात है। ब्रिटेन में मेयर का पद क्या होता है? मेयर होता है ना जो स्थानीय सरकार का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका होता है, जो अपने क्षेत्रीय परिषद, जो क्षेत्रीय रीजनल काउंसिल है उसका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है और स्थानीय समुदाय के विकास, सेवाओं और कल्याण के लिए कार्य करता है। इस उपलब्धि का महत्व क्या? प्रवासी भारतीयों की कड़ी मेहनत, समर्पण और नैतिक क्षमता का प्रमाण है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक होगा। भारतीय समुदाय की सकारात्मक छवि और सशक्त प्रतिनिधि को क्या होता है? बल मिलता है। परवीन रानी के बारे में कुछ बताया गया कि परवीन रानी ने इंग्लैंड के सोलिहल मेट्रोपॉलिटन ब्यूरो काउंसिल में मेयर का चुनाव जीता है। यह सोलिहल की पहली महिला मेयर बनी है। तुषार के बारे में बोला गया है। तुषार के बारे में क्या बोला? इंग्लैंड के बॉल्सोल मेट्रोपॉलिटन से मेयर के चुनाव जीते हैं। बॉल्सोल के सबसे युवा मेयर हैं, ये बॉल्सोल से जीते हैं और वो बरो काउंसिल से जीते। 13 मई 2000 ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? हरियाणा के रोहतक से ताल्लुक रखते हैं। 23 वर्षीय, मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के रोहना गाँव में काफ़ी समय तक रोहतक में रहा है। ब्रिटेन में उन्होंने बिना किसी फीस के भारतीय बच्चों को हिंदी पढ़ाना शुरू किया और स्थानीय चैरिटी संगठन से जुड़ी। इसे प्रेरणा स्रोत भी मिलता है कि मेहनत, शिक्षा और समाज के प्रति समर्पण से कोई भी सपना असंभव नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहाँ के हैं? USA के हैं, ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय मदर हाउस का दौरा किया। तो मदर हाउस का दौरा करने वाले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, जो USA से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी है क्या? इसकी स्थापना 1950 में मदर टेरेसा ने की थी। यह एक कैथोलिक धार्मिक संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? सबसे गरीबों में यीशु की सेवा करना है। यह दुनिया के कई देशों में अपनी सेवा कार्य चला रहा है। विदेश मंत्री कौन हो गए? मार्को रूबियो कहाँ के हो गए? USA के हो गए। मदर हाउस का दौरा किए हैं। संगठन क्या? मिशनरीज ऑफ चैरिटी का। संत मदर टेरेसा उद्देश्य क्या? गरीब, अमीरों और अनाथों और बेसहारा लोगों की सेवा करना है। मदर हाउस क्या है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना कौन? संत मदर टेरेसा ने की है। यहाँ कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। यहाँ अनाथ बच्चों, गरीब, बीमार और बेसहारा लोगों की क्या की जाती है? सेवा की जाती है। यह यात्रा क्या है? मार्को रूबियो की भारत अमेरिका संबंध को मजबूत करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जहाँ भारत में FCRA कानून में बदलाव के लिए एक नया विधेयक लाने की तैयारी चल रही। तो हम लोग अब FCRA क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है। जो NGO होते हैं उनको कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है उसके बारे में। FCRA क्या है? एक भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या इंस्टीट्यूशन, संस्था द्वारा विदेशी स्रोतों से प्राप्त धन योगदान को प्राप्त करने के लिए और उसके विनिमय को नियंत्रित करता है, उसके लेन देन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक हित की रक्षा करना। पूछेगा व्हाट इज FCRA? तो FCRA इज इंडियन लीगल
लाभ जो क्या करता है, जो किसी व्यक्ति, संगठन और संस्था द्वारा विदेशी स्रोतों से जो प्राप्त आय उनका उपयोग करने और उनके विनियमन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब ये क्या हुआ था, कानून वर्ष 2010 में आया था। पूर्व में एफसीआरए 1976 लागू था। व्यक्ति, एसोसिएशन, कंपनी, एनजीओ और अन्य संगठन प्राप्त करना चाहते हैं जो विदेशी है उनके लिए लागू होता है। ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। पंजीकरण या पूर्व अनुमति अनिवार्य चाहिए। योगदान का बैंक के माध्यम से प्राप्त लेखा परीक्षण और वार्षिक रिपोर्ट अनिवार्य है। उल्लंघन पर क्या दंड है, पंजीकरण रद्द हो जाएगा, धन की जब्ती होगी, जुर्माना और कारावास भी मिलेगा। एफसीआरए के तहत वैध उपयोग क्या है, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक चिकित्सा राहत और मानवाधिकार गतिविधि कर सकते हैं। गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण जैसी योजनाओं को आप चला सकते हैं। पॉवर्टी रिडक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट और बाल कल्याण, चाइल्ड एम्पावरमेंट, विकलांगपन सहायता और आपदा राहत जैसे कार्य करते हैं। भारत सरकार की नीतियां और कानून के अनुरूप सार्वजनिक हित में कार्य करती है। हाल ही में प्रस्तावित संशोधन के मुख्य बिंदु क्या है एफसीआरए के, विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए नियम और सख्त होंगे। उल्लंघन की स्थिति में संपत्ति की जब्ती होगी और पंजीकरण रद्द का दायरा बढ़ाया जाएगा। प्रशासनिक शक्तियों की ओर अधिक मजबूत किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों को सख्त बनाया जाएगा। इसी का उद्देश्य क्या है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना है, जो मिसयूज होता है उसका दुरुपयोग रोकना है, और भारत की सुरक्षा, सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी और उसकी सॉवरेनिटी को क्या करना है, रक्षा करना है। और यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है जब भारत में एफसीआर कानून करने जा रहा है, जिससे अमेरिका और भारत के बीच एनजीओ फंडिंग और धार्मिक स्वतंत्रता लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं। यह मुद्दा दोनों देशों को कूटनीतिक संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मार्को रूबियो आगरा के ताजमहल का भी दौरा किए थे। मिशनरी जब चैरिटी, चर्च और ईसाई संगठन सेवा कार्यों के लिए विदेशी फंड पर निर्भर है। कई नियमों से उनका संचालन, सेवा और विस्तार प्रभावित हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार पर भी असर पड़ेगा। एफसीआर के बारे में मोटा मोटी हम लोग जान लिए। एफसीआर क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एफसीआर का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है। ये पहले 1976 से लागू था, लेकिन नए नियम कब से लागू हुए, 2000 से। या भारत में जितने भी एनजीओ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं या संस्था हैं या कॉरपोरेट हैं, जो बाहर से फंडिंग आती है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट किस लिए करता है, ताकि भारत की सॉवरेनिटी, भारत की संप्रभुता, अखंडता और इंटरनल सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको क्या है, वो बना रहे। अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो इस पर क्या है, लाइसेंस क्या होगा, लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, जेल का भी प्रावधान है और संपत्ति जब्त भी हो सकता है, संपत्ति जब्त भी किया जा सकता है। तो ये मोटा मोटी हम आपको बता दिए कि इसके मतलब एफसीआरए के बारे में हम लोगों ने आपको ये बता दिया। अभी हम लोग क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बारे में पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद भारत ने किस देश के साथ क्रिटिकल मिनरल्स जो बहुत कम पाए जाते हैं और महत्वपूर्ण है, रेयर अर्थ मिनरल जो बहुत कम पाए जाते हैं, क्रिटिकल हैं, महत्वपूर्ण है, जैसे तो किसके साथ समझौता किया है, यूएसए के साथ। यूएसए क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वाड क्या है, क्वाड में 4 देश शामिल हैं। क्वाड में कौन देश शामिल है, तो पहला कौन शामिल है, इंडिया शामिल है। उसके बाद कौन शामिल है, इंडिया शामिल हो गया। उसके बाद यूएसए शामिल है क्वाड में। उसके जापान शामिल है। उसके बाद कौन है, ऑस्ट्रिया शामिल है। तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं। तो इसका क्या है उद्देश्य, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई चेन को क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों में खनन, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन में क्या करेगा, सहयोग करेगा। आपूर्ति की सुरक्षा और विविधता सुनिश्चित करेगा। नई तकनीक, निवेश और नवाचार को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ये ऐसे खनिज और तत्व जो आधुनिक तकनीक, डिफेंस, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, बैटरी और किसी कई उद्योग के लिए जैसे चिप बनाते हैं तो उसमें सिलिकॉन का यूज होता है। सोलर पैनल बनाते हैं उसमें भी सिलिकॉन का यूज होता है। तो जो रेयर अर्थ मेटल है, जैसे अब रेयर अर्थ मेटल के बारे में नियोडियम हो गया, प्रेसियोडियम हो गया, डिस्प्रोसियम हो गया, टर्बियम हो गया, याटियम हो गया, ये क्या है, रेयर अर्थ मेटल है। इस सहयोग का महत्व क्या है, सप्लाई चेन की सुरक्षा होगी, मतलब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है सप्लाई चेन रहेगा तभी क्या होगा, प्रोडक्शन कंटिन्यूस जारी रहेगा। स्वच्छ ऊर्जा और नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सहयोग और निवेश के नए अवसर भारत में खुलेंगे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता आएगी। लोकतांत्रिक मूल्यों और साक्षियों का मजबूत करेगा। तो ये इस मीटिंग के देखिए कितने मायने, पॉलिटिकल भी मायने हैं, इकोनॉमिक्स भी मायने हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों मायने हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, देश की सब। अब हम लोग एक क्वाड के बारे में ही एक नया क्वेश्चन है। क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत किस देश में बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती के लिए पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनी है, तो फिजी की बनी है। तो फिजी क्या है, अब फिजी क्या है, फिजी क्या है, एक देश है। तो देश के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिजी में ही पायलट प्रोजेक्ट पहले क्यों हुआ है, फिजी क्या एक महत्वपूर्ण समुद्री देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण प्रशांत महासागर में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के पास है, इसीलिए फिजी क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए फिजी कम है, दक्षिण ये अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन है, तो दक्षिण पैसिफिक ओशन में यह क्या है, फिजी स्थित है। तो फिजी के ऊपर क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन हो गया, नीचे देखिए न्यूजीलैंड है, और यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया है इसके वेस्ट में, और पापुआ न्यू गिनी भी है। तो ये क्या है, एक मार्ग है, यह एक मार्ग है जिससे क्या है, एक जैसे एक चौक नहीं होता है चौराहा, वैसे ही चौराहा की तरह एक चौक है फिजी। एक मार्ग, ये दक्षिण प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और मेलानेशिया में स्थित एक द्वीप समूह देश है। इसकी राजधानी कहाँ है, फिजी की सूबा है। राष्ट्रपति कौन है, नाइकोमा लाइलोबू है। प्रधानमंत्री कौन है, सिरिवेनी रबुका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, फिजियन डॉलर है। तो यहाँ की मुद्रा होगी फिजियन डॉलर। ताकि हम लोग फिजी के बारे में देते हैं, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और एक चौराहा की तरह काम करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो फिजी से ही शुरुआत क्यों किया गया, कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के मध्य में, इसीलिए शुरुआत किया गया। यह परियोजना फिजी के प्रमुख बंदरगाह की क्षमता बढ़ाकर क्या करेगा, क्षेत्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक को क्या पहुंचाएगा, लाभ पहुंचाएगा। लाभ पहुंचाने से क्या होगा कि देशों का क्या होगा, देश का विकास होगा और सामरिक महत्व भी बढ़ेगा। इससे प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ क्वाड की साझेदारी और मजबूत होगी। इस पहल की विशेषताएं क्या है, गैर सैन्य और पारदर्शी पहल है। स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास होगा। उच्च गुणवत्ता, टिकाऊ और जलवायु संवेदनशीलता होगी। सुरक्षित, समावेशी और लचीले बंदरगाह नेटवर्क का निर्माण होगा। यह पहला क्वाड देशों की मुक्त, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण से क्या है, अनुरूप है ये प्रोजेक्ट। तो फैसला कहाँ हुआ था, 2026 में, मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग में फैसला हुआ। इससे बार बार एक ही चीज को सब में लिखा है, वही हम लोग को यहाँ समुद्र रहता है, बंदर पे क्या होता है, सामान उतरता है, उसको क्या होगा, आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। तो कुछ बोल सकते हैं, कनेक्टिविटी
डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, क्षेत्र में आर्थिक विकास होगी, जिससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगी तो स्थिरता आएगा और समृद्धि को आएगा। क्वाड के इंपॉर्टेंट देश बता दिए, इंडिया है, यूएसए, जापान। ठीक, महत्व भी इसका बता दिया, फिजी के बारे में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वाड देशों में शुरू की गई एआई इंगेज सबसे मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? अब एआई का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बोलते हैं। तो क्वाड देशों के शुरू किया गया एआई इंगेज पहल से मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या होगा, मदद मिलेगी। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? मॉडर्न एग्रीकल्चर के तहत क्या एआई आधारित फार्मिंग तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में क्या होगा, किसानों की सहायता होगी। फसल उत्पादन और संसाधन प्रबंधन में सुधार होगा। कृषि क्षेत्र में डेटा और नई तकनीक को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। क्वाड के बारे में बता दिया। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल देश जो शामिल होंगे क्वाड में, वही भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड देशों के बीच कृषि क्षेत्र के बीच क्या सहयोग को मजबूत करेगा। एआई और नई तकनीकों के उपयोग से किसानों की आय बढ़ेगी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या होगा, सतत और समावेशी कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का चौराहा फिजी से ही शुरू किया गया, इसीलिए क्योंकि एक चौराहा के रूप में काम करता है और महत्वपूर्ण क्या है, एक देश है। यह फसल भविष्य की चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, खाद्य संकट से निपटने में क्या होगा, मदद मिलेगा। अब नीचे पढ़ते हैं। क्वाड के बारे में पढ़ी गए, एआई एंगेजमेंट का भी महत्व पढ़ी गए। अब क्वाड देशों के बीच एआई सहयोग के प्रमुख केंद्र हैं। तो पहला क्या है, फाइनेंस रिसर्च एंड स्टेट्स। उसके बाद सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में क्या है कि एआई तकनीक के लिए जरूरी कंप्यूटर चिप्स और सेमीकंडक्टर की आपूर्ति को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। अभी बताएं कि सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन है उसी से चिप बनता है, तो कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो सिलिकॉन से ही एआई संचालित उपकरण भी बनते हैं, सोलर पैनल में यूज होता है, जिससे क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा। सेमीकंडक्टर निर्माण, पैकेजिंग और आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाएगा। चिप्स की कमी और निर्भरता के जोखिम को क्या करेगा, कम करेगा। क्रिटिकल मिनरल्स सभी महत्वपूर्ण खनिज और रेयर अर्थ मेटल में क्या होगा, सहयोग करेगा। एआई, हार्डवेयर, बैटरी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए क्या करेगा, जरूरी खनिज को क्या करेगा, सप्लाई श्रृंखला को मजबूत करेगा, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। समुद्री सुरक्षा और डेटा शेयरिंग, मेरी टाइम सिक्योरिटी को क्या करेगा, मजबूत करेगा। कहाँ, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र मतलब जो इंडिया और पैसिफिक ओशन का जो क्षेत्र है उसमें क्या करेगा, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। हाँ, डार्क वेसल्स और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एआई आधारित रियल टाइम डेटा का उपयोग होगा। सूचना साझाकरण और समुद्री स्थिति की सटीक समझ विकसित होगी। तो यही सब चीज़ है क्वाड देशों के बीच जो एआई के बीच प्रमुख क्षेत्र है। आर्थिक विकास और नवाचार और रोजगार के अवसर मिलेंगे। सप्लाई चेन की लचीलापन होगी और आत्मनिर्भर बनेगा। इंडो पैसिफिक में शांति स्थिरता आएगी, उससे क्या होगा, आर्थिक समृद्धि होगी। वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार और समावेशी एआई नेतृत्व स्थापित करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वाड देशों द्वारा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने शुरू की गई निगरानी पहल का नाम क्या है? तो अभी हम लोग कौन कौन पहल तो सुने क्वाड देश में एआई इंगेज पहल का नाम सुने, रेयर अर्थ में एआई इंगेजमेंट के, या उसके बाद अब नया आया क्वाड देशों में इंडियन इंडो पैसिफिक मेरीटाइम सर्विलेंस कोलैबोरेशन, इसको आईपीएमएससी बोला जाता है, आईपीएमएससी, तो इंडो पैसिफिक मेरीटाइम सर्विलेंस कोलैबोरेशन। तो ये क्या किया गया है, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक पहल है, इंडो पैसिफिक मेरीटाइम सर्विलेंस। अब इस पहल के बारे में जानते हैं। तो ये पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया जाएगा, क्वाड देशों के द्वारा किया। क्वाड देश में कौन कौन 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। समुद्र क्षेत्र की स्थिति जागरूकता, मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आईपीएमएससी की स्थापना की गई। आईपीएमएससी का पूरा नाम क्या है, इंडो पैसिफिक, आईपी हो गया, इंडो पैसिफिक मेरीटाइम हो गया, एम से मेरीटाइम सर्विलेंस हो गया, सर्विलेंस कोलैबोरेशन हो गया। तो आईपीएमएससी द्वारा नई निगरानी पहल शुरू की गई। या क्या करेगा, समुद्री गतिविधियों में रियल टाइम निगरानी करेगा, सूचना साझा होगा और सहयोग को मजबूत करेगा। मुख्य विशेषता इसकी क्या है, उपग्रह है, रडार, स्वचालित पहचान प्रणाली है और अन्य सेंसर में डेटा एकत्र करना है। क्वाड देशों के बीच क्या रियल टाइम सूचना साझाकरण करेगा। उन्नत तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके क्या करेगा, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करेगा। इंडो पैसिफिक में क्या करेगा, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। अवैध गतिविधियों जैसे समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध मछली पकड़ने आदि पे क्या करेगा, नजर रखेगा। समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आपदा राहत और मानवीय सहायता और पर्यावरण सुरक्षा में क्या करेगा, सहयोग करेगा। अब क्वाड क्या है, क्वाड एक 4 देश शामिल है, क्वाड में 4 देश शामिल है। तो और क्या करेगा, क्वाड देशों की इस नई समुद्री योजना शुरुआत फोकस हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा। कोई बोलता है हिंद महासागर क्योंकि हिंद देश है, कोई इंडो पैसिफिक ओशन, कोई प्रशांत महासागर हिंदी में बोलते हैं। 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, मई 2026 में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित की गई थी। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मई 2026 को क्वाड बैठक की, जहाँ पे मतलब जो 4 देश के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। इंडिया के विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर। यूएसए के कौन है, मार्को रूबियो। अब हाल ही में नियुक्तियाँ पढ़ लेते हैं, हाल ही में नियुक्तियां पढ़ लेते हैं। पहला भारत का कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया, भरत सिंह चौहान को बनाया गया है। यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया, सौरभ विजय को बनाया गया है। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कौन बने, सहदेव यादव। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन बने, प्रवीण सूद बने हैं। प्रवीण सूद सीबीआई के बने हैं। ईडी के कौन बने हैं, अभी बताया आपको, अनुराग गर्ग बने जो कि हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने, एनएस राजा सुब्रमण्य बने हैं। नौसेना प्रमुख कौन बने, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, सबको तुम रट लीजिए। केंद्रीय फिल्म प्रमाण, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, सखी शंकर वेम्पति को बनाया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने, रवि के बने। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जमुआर को बनाया गया है। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसको बनाया गया, चंचल कुमार को बनाया गया। और नीति आयोग का सीईओ कौन बने, निधि छिबर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किस सहकारी संघवाद पे काम करता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले उपाध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के नए अध्यक्ष कौन बने, साध्वी निरंजन ज्योति बने। डीजीसीए का नया चीफ किसे बनाया गया है, डीजीसीए का पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, वीर विक्रम यादव बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन बने, प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य मेंबर कौन बने, कोम्पला वेंकट। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। अधिनियम आया था 1988 में, लेकिन स्थापना 1992 में हुई थी। सेबी का पूरा नाम क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है भारतीय शेयर मार्केट को रेगुलेट करना।
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर कौन बनी है? अर्चना व्यास बनी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ बनी है। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कौन बने? राजकुमार गोयल बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष कौन बने? विवेक चतुर्वेदी बने हैं। भारतीय खाद्य व सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जो फसाई बोलते हैं, FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसका नाम, फूड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? रंजीत पुन्हानी बने। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह बने। उपराष्ट्रीय सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? अनीस दयाल सिंह बने। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीस दयाल, NSA कौन है? अजीत डोभाल है। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन बने? भरत सिंह चौहान। तो ये सब चीज़ ना जितना रिवीजन करिएगा उतना याद होगा। अब पद्म पुरस्कार 2026 में मैंने आपको कल पढ़ाया था। 2026 में क्या है? 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो पद्म पुरस्कारों का सीरियल क्रम क्या है? भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। उसके बाद पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण के बाद क्या होता है? पद्म भूषण होता है। पद्म भूषण के बाद क्या होता है? पद्मश्री होता है। ये तीनों क्या है? सीरियली हैं। अब 5 पद्म विभूषण घोषित किए गए हैं, 13 पद्म भूषण घोषित किए गए हैं। तो पुरस्कार में सबसे पहले 19 महिलाओं को क्या मिले हैं? 19 महिलाओं को पुरस्कार प्राप्त करने वालों में क्या है? 19 महिलाएं हैं। पद्म पुरस्कार पूरे पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। सूची में विदेशी NRI, PIO और OCI, विदेशी हैं, NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन है, PIO हैं और OCI श्रेणी के 6 व्यक्ति हैं और 16 को मिला है मरणोपरांत, मरने के बाद पुरस्कार मिला है। तो हमेशा है जो पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री मरने के बाद नहीं दिया जाता, लेकिन भारत रत्न मरणोपरांत मिलता है। तो पद्म भूषण के 5 विजेता का नाम याद रखना है। धर्मेंद्र सिंह देवल हो गए, कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कौन से क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। केटी थॉमस कौन है? सार्वजनिक मामले से हैं। सार्वजनिक मामले के कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से बिलोंग करते हैं। राजम कहाँ के हैं? कला से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। पी नारायणन कौन है? साहित्य और शिक्षा से बिलोंग के क्षेत्र से हैं, लेकिन केरल से बिलोंग करते हैं। BS अच्युतानंद पर मरणोपरांत मिला, सार्वजनिक मामले से हैं, केरल से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से पद्म भूषण अलका याग्निक क्या है? म्यूजिक कंपोजर हैं, कला से क्षेत्र से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे, सार्वजनिक मामले से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से हैं। KR पलानीस्वामी, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और इसी तरह से सीमा सूटी हैं। अब इंपॉर्टेंट नाम इसमें है जैसे शिबू सोरेन, झारखंड के क्या थे? झारखंड के चीफ मिनिस्टर, पूर्व CM थे, सार्वजनिक मामले से बिलोंग करते हैं, पब्लिक अफेयर से। और एक उदय कोटक हैं। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक इन्हीं का है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, व्यापार और उद्योग में मिला इनको। BK मल्होत्रा को क्या मिला? मरणोपरांत किसी किसी को दिया जा सकता है, वो सिफारिश पे है। सार्वजनिक मामले से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से। बेल्लापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले के हैं, केरल से बिलोंग करते हैं। विजय अमृतराज खेल से हैं। आप हम लोग आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहले क्वाड सम्मेलन के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया। क्वाड सम्मेलन में आई एंगेजमेंट पहल है, P। उसके बाद हम लोग TFMC पैसिफिक, PIP MSC के बारे में पढ़ा। IPMC का होता है इंडो पैसिफिक मेरीटाइम सर्विलेंस कोलैबोरेशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद सारा हम लोग पढ़े कि फिजी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्वाड देशों की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई थी। नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस है, वहाँ हुई थी। अब उसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति आए मार्को रूबियो, वो कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए थे। तो उस FCRA के बारे में अच्छे से पढ़ा। FCRA होता क्या? FCRA कानून कब आया और क्यों भारत में इसको भारत में इसके नियम सख्त किए गए हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ब्रिटेन में जो माँ बेटे मेयर बने हैं, पहले मेयर बने हैं, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम प्रवीण रानी और तुषार है। अब नेशनल डेटा गवर्नेंस NDFGPB के बारे में पढ़े, नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो ये सारा कुछ खुद से एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा तो चीज़ें याद रहेगी आपको। चीज़ें याद रहने से क्या होगा? चीज़ें याद रहने से आपको आसानी मिलेगी। आज की क्लास हम लोग अब समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।